नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यार वैसे ही है कि 3 इक्वेशंस दे रखी हैं 3 वेरिएबल में, और ये ध्यान देना कि यहाँ पे हमें नो ट्रू पूछा कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो इस बात पे तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे ट्रू वाला ऑप्शन नहीं टिक करना है, नो ट्रू वाला करना है। और इस सवाल में हम देखेंगे कि यार एक ऐसी एक जो अपन ने जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के होते थे, है ना, जब अपन जैसे डिटरमिनेंट से पहले कैसे सोल्व करते थे भाई, तीनों में हम जैसे 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल में आ जाती थी, तो अपन जैसे 9th-10th क्लास में कैसे सोल्व करते थे, उस वाले मेथड से भी इन हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। वो मेथड भी अपन देखेंगे। कई बार क्या है, वो मेथड काफी इजी हो जाता है ना। डिटरमिनेंट में जब तुम देखोगे, अब तुम देखो यहाँ पे जैसे इसमें ऑप्शंस में यदि देखें तो पहले वाले ऑप्शन में नो सॉल्यूशन बोल रखा है, यूनिक सॉल्यूशन बोल रखा है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात हो रखी है। मतलब हमें del 1, del 2, del 3 और del 4 डिटरमिनेंट जो है हमें यहाँ पे सोल्व करने पड़ेंगे, है ना। अब देखो जो टेक्निक है वो एक बार मैं थोड़ी समझा देता हूं क्या है, कि यदि हम पहले उस मेथड के बारे में बात करें तो जैसे मान लो छोटी क्लास में हमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में निकालनी होती है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं इक्वेशन लेता हूं, एक इक्वेशन है x प्लस, मान लो मैं सिंपल सा ले लूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन ले ली मैंने 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 6, और दूसरी जो इक्वेशन है वो मैं ले लेता हूं 3x प्लस 2y और प्लस 2z इक्वल्स टू 7। ये 3 इक्वेशन है। अब मुझे देखना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो मैं कैसे चेक करता, है ना। मान लो अब मुझे इनका सॉल्यूशन निकालना होता है, इनका सॉल्यूशन निकालना, तो मैं क्या चेक करता भाई, पहली इक्वेशन मैंने एज इट इज लिखी, छोटी क्लास में ऐसे ही सोल्व करते थे अपन, पहली इक्वेशन एज इट इज लिखी, फिर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से उसका x वाला कोफिशिएंट अपन इसकी हेल्प से गायब करते थे, है ना। तो x वाला कोफिशिएंट यदि गायब करोगे तो मैं ये बोल दूंगा भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से घटा दोगे तो x का कोफिशिएंट गायब हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से घटाया, तो ये x का कोफिशिएंट गायब हो गया, यहां पे हो गया -y, और यहां पे हो गया +z इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ठीक है। अब ये इक्वेशन यदि, अब इसी इक्वेशन की हेल्प से इस x को भी गायब कर दो, है ना। तीसरी इक्वेशन में भाई पहले वाली इक्वेशन की हेल्प से अपन दूसरी और तीसरी का x का जो कोफिशिएंट है वो अपन गायब करते थे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करके यदि सब्सट्रैक्ट करोगे तो x गायब हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा -y, है ना। यहां पे क्या आ जाएगा -y, और यहां पे 3 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये -y, यहां पे आ जाएगा -z इक्वल्स टू 3 से तो 9, और यहां पे आ गया -2। तो ये इक्वेशन आ गई। अब अपन एक और स्टेप क्या करते थे भाई, पहली इक्वेशन ऐसे एज इट इज रख दी, ठीक है। अब दूसरी की हेल्प से भाई, पहले स्टेप में अपन क्या करते थे, पहली इक्वेशन की हेल्प से x के कोफिशिएंट को गायब किया। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन की हेल्प से इसके y के कोफिशिएंट को गायब कर देते हैं। तो यहां से अपन इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दें तो जाहिर सी बात है y का कोफिशिएंट गायब हो जाएगा। तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया, -2z इक्वल्स टू -2, -2z इक्वल्स टू 2। अब अपने पास जितने भी जो सॉल्यूशन होते थे ना वो अपने पास आ जाते थे। कैसे, यहां से z की वैल्यू मुझे मिलेगी, z की वैल्यू कितनी मिली +1, वो z की वैल्यू वापस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। अब z की वैल्यू 1 मिल चुकी है, y की वैल्यू 1 मिल चुकी, अब वापस इसमें पुट कर देते तो x की वैल्यू अपने पास मिल जाती। इसका कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो खेल है वो यहां पे हो रहा है। लास्ट वाली इक्वेशन में यदि अपन ढंग से देखें तो सारा का सारा खेल यहां पे हो रहा है। क्यों, यदि यहां पे z की एक ही वैल्यू मिली, मान लो z की एक यूनिक वैल्यू मिली, वो z की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो y की भी यूनिक वैल्यू मिलेगी, और x और y दोनों की यूनिक वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो x की भी यूनिक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब x, y और z जो है वो यूनिकली तुम्हें मिल रहे हैं, यूनिकली तुम्हें मिल रहे हैं। इट मींस इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके मान लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बोलते हैं, इसका मतलब ये लास्ट वाली इक्वेशन में यहां पे अपन आगे यूनिक सॉल्यूशन वाली बात, क्योंकि यहां पे z अकेला एक ही z मतलब सेटिस्फाई करेगा, फिर z अपन यहां पे रखेंगे तो y भी एक यूनिक आएगा, और x और y और z यहां पे रखते हो x भी अपना यूनिक आता। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात अपन करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता। अब भाई लास्ट इक्वेशन यदि ऐसी आ जाती, यहां पे z होता, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता, यहां इसका भी कोफिशिएंट 0 हो जाता और यहां भी 0 आ जाता।
कुछ यदि लास्ट वाली इक्वेशन ऐसी आ जाती 0z बराबर 0, अब तुम z कुछ भी रखो, z कुछ भी रखो, वो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो z तुम कुछ भी रख सकते हो, तो z ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो अलग अलग z के कोरोस्पोंडिंग तुम्हें अलग अलग y मिलते जाएंगे, और अलग अलग y और z के लिए तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट x भी मिलते जाएंगे। तो उस केस में यदि z इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन ये बोलेंगे कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन के बारे में बात कब होती, नो सॉल्यूशन के बारे में बात कब होती, नो सॉल्यूशन के बारे में बात जब होती जब 0z इक्वल्स टू, मान लो यहां पे कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाता, नॉन जीरो नंबर। अब तुम खुद देखो भाई 0z इक्वल्स टू नॉन जीरो है, तो क्या कोई z ऐसा होगा जिसको सेटिस्फाई करे? कोई ऐसा z होगा ही नहीं। और जब कोई ऐसा z नहीं है तो कोई ऐसा y भी नहीं होगा, कोई ऐसा x भी नहीं होगा, तो उस केस में हम नो सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको हम यदि समराइज करें तो लास्ट वाली इक्वेशन कुछ ऐसी आई, z के यहां पे कोई लैम्डा जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब कोई भी नंबर, और यहां पे म्यू कोई होगा। जब अपन यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, जब अपन यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब अपने पास यहां भी कोई एक फिक्स नंबर हो जो कि नॉन जीरो हो, है ना, और यहां भी एक नंबर आ जाए, मतलब लैम्डा और म्यू जो है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। या फिर मैं बोलूं कि लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए या म्यू जीरो आ जाए तो वो चलेगा, है ना, क्योंकि z बराबर जीरो जो है उस केस में सेटिस्फाई करेगा। यदि मैं बात करूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा जब अपना लैम्डा और म्यू जो है वो दोनों के दोनों क्या आ जाए? जीरो आ जाए। और नो सॉल्यूशन के बारे में बात कब होगी? नो सॉल्यूशन कब होगा? जब अपना लैम्डा जो है वो तो जीरो आ जाए और म्यू जो है वो क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। तो तुम देख सकते हो यहां से कोई भी z की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। यदि अपन लैम्डा इक्वल्स टू जीरो रखें और म्यू नॉन जीरो रखें तो यहां से कोई जो वैल्यू है z की वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये जो अप्रोच है ये क्या करती है कि जब तुम्हारे पास, देखो यूजफुल कब है, मैं पहले बता देता हूं यूजफुल कब है। ये ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा यूजफुल है कि जब तुम्हारे पास जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल जो निकलवाए हैं क्वेश्चन में वो एक ही इक्वेशन में आए, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा एक ही इक्वेशन में, बाकी कहीं भी वेरिएबल नहीं है। तो इस वाले में तुम ध्यान रखो, वही वाला मेथड लगाओगे ना तो तुम्हें ना तो डेल वन निकालने की जरूरत, ना डेल निकालने की जरूरत, ना डेल टू डेल थ्री, चारों डिटरमिनेंट हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट है वो उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वही वाला मेथड जो है वो अपन लगाने की कोशिश करेंगे जिससे आंसर जो है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए। जैसे इसमें देखें कि पहली वाली जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। पहली वाली इक्वेशन ये है। अब मैं यहां यदि अल्फा बीटा है तो मैं इसको लास्ट में लिख लेता हूं इस इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन में ये वाली मान लेता हूं, x प्लस 2y प्लस 3z। भाई इक्वेशन तो कोई से भी किसी को मान सकता हूं। और ये आया अल्फा x प्लस बीटा y प्लस 7z इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मैंने पहली वाली इक्वेशन की हेल्प से यहां पे x गायब कर दिया। पहली स्टेप में क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन की हेल्प से दोनों इक्वेशन का, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का x वाला जो कोफिशिएंट है वो गायब करते हैं। तो x वाला कोफिशिएंट गायब कैसे होगा, मैं डायरेक्ट इसमें सब्सट्रैक्ट कर दूं तो x गायब हो गया। यहां पे कितना आ गया, y प्लस 2z इक्वल्स टू 8, ऐसा आ गया। डायरेक्ट इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे यहां पे x का कोफिशिएंट गायब करना है, मतलब इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं। तो अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया। और यहां पे बीटा का y का कोफिशिएंट कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फा इंटू वाई, ये आ गया। y का कोफिशिएंट आ गया बीटा माइनस अल्फा इंटू वाई। और z का कोफिशिएंट कितना आ गया, 7 माइनस अल्फा इंटू जेड, ये आ गया z का कोफिशिएंट। और यदि हम कांस्टेंट टर्म देखें तो ये आ गया 3 माइनस 6 अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटाया था। तो पहली स्टेप समझ में आई। पहली स्टेप में अपन पहली वाली इक्वेशन की हेल्प से दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को अपन गायब करते हैं। अब सेकंड वाली स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड वाली स्टेप में करेंगे जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना उसकी हेल्प से इसका y का कोफिशिएंट गायब कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, ये ऐसे कैसे पड़ी है, ये है y प्लस 2z इक्वल्स टू 8, ये भी ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब y का कोफिशिएंट इसकी हेल्प से गायब करना है, तो जाहिर सी बात है इसको बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। तो बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया। और z का कोफिशिएंट जरा कितना आ गया, ये चेक कर लेते हैं, ये कितना आया, 7 माइनस अल्फा और माइनस 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया था, ऐसा इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 3 माइनस 6 अल्फा माइनस 8 इंटू अल्फा बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट किया था। तो ऐसी इक्वेशन आ चुकी है। तो यहां से यदि अपन देखें
तो लास्ट वाली जो इक्वेशन बनी है अपनी वही काम की है, जैसा कि अपन ने देखा था पहले। तो जेड का कोएफिशिएंट जरा देखें कितना आया। जेड का कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा, ये -2 प्लस 2 अल्फा, तो माइनस अल्फा और 2 अल्फा, अल्फा हो गए -2 बीटा प्लस 7। जेड का कोएफिशिएंट ये आया इक्वल्स टू, यहां कांस्टेंट टर्म यदि देखें तो कांस्टेंट टर्म यदि अल्फा देखें तो अल्फा कितना आया -6 प्लस 8, तो 2 अल्फा। बीटा देखें तो -8 बीटा प्लस 3, ये आगे यहां पे लास्ट इक्वेशन कुछ ऐसी है, ठीक है। हाँ देवांश, यही मैंने बोला कि डिटरमिनेंट से काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो अपने को 4 डिटरमिनेंट जो है वो निकालने की यहां पे जरूरत नहीं है। तभी मैंने बोला कि ये वाला जो मेथड है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा मतलब कम टाइम में, सॉरी तुम कर सकते हो ना, काफी कम टाइम में इससे सवाल कर सकते हो। इसमें तुम्हें बार बार ये पहली दूसरी इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इक्वेशन तो लास्ट वाली काम की है ना। अब देखो हमें क्या बोला है, पहला अपन अब तीनों केस लिख लेते हैं। पहला केस है भाई यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला कि भाई क्या होना चाहिए, इधर वाला भी नॉन जीरो आना चाहिए, उधर वाला भी नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, और 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 ये भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। सेकंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे भाई, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब ये जीरो कर दूं और ये जीरो कर दूं, तो इनफाइनाइट जेड होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे जो, तो इनफाइनाइट जेड होंगे, वापस उसमें इक्वेशन में पुट करते जाओगे तो हर जेड के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग वाई और एक्स तुम्हें मिलते जाएंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 को भी मैं जीरो कर दूंगा, और 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 को भी क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। और तीसरा केस क्या है, नो सॉल्यूशन। तीसरा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब यहां वाली टर्म तो जीरो हो जाए और ये वाली टर्म क्या आ जाए, नॉन जीरो। जब यहां पे जीरो होगा, यहां पे नॉन जीरो होगा, तो तुम जेड कुछ भी रखो ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो होना चाहिए जीरो, ये तो होना चाहिए जीरो, और 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 जो है ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां से यदि देखें तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इफ अल्फा बराबर बीटा बराबर 7, दोनों की वैल्यू 7 है, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा जरा नो सॉल्यूशन पे आते हैं, ये रहा, उसने कहा कि दोनों की वैल्यू 7 हो, तो दोनों की वैल्यू 7 हो तो ये वैल्यू जीरो आ गई, देखो ये वैल्यू जीरो आ गई, और दोनों की वैल्यू 7 हुई तो ये आ गया 14 माइनस 56 प्लस 3, ये नॉन जीरो आ गया। मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया कि अल्फा और बीटा दोनों 7 हैं, तो इसके नो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आया है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर होने चाहिए और अल्फा जो है -7 के बराबर ना हो, मतलब अल्फा और बीटा दोनों जो है -7 के बराबर ना हो, देन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो ये दोनों नॉन जीरो बोल रखे है ना, दोनों नॉन जीरो बोल रखे, और इसने बोला है कि यदि अल्फा और बीटा, तो यहां से यदि अपन ने देखा तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो नंबर है वो 7,7 है, मतलब अल्फा बराबर 7 और बीटा अल्फा इक्वल्स टू 7 और बीटा इक्वल्स टू 7, तो 7,7 इसको तो जीरो बना ही रहा है, तो ये जीरो आ गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो ये जीरो आ गया, तो यहां से इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि यदि ये टर्म जीरो हो गई, अल्फा 7 और बीटा 7 पे ये जीरो आ गया, और हमने यूनिक सॉल्यूशन कब बोला था कि ये जब नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये तो जीरो आ गया, और अल्फा कोमा दिस पे ये, तो यहां से ये वाला जो है वो गलत हो गया। देयर इज ए यूनिक पॉइंट अल्फा कोमा बीटा ऑन द लाइन x + 2y = 18 फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अल्फा बीटा अपन निकाल सकते हैं दोनों से, तो जरा दोनों को सोल्व किया और अल्फा बीटा अपन निकाल ही लेते हैं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 14 इक्वल्स टू 0, और यहां से कितना आया 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को सबस्ट्रेट किया, इसमें से सबस्ट्रेट कर दूं तो कितना आया, मान लो इसमें से घटाऊं तो आया 4 बीटा प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो बीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई -11/4, और अल्फा की जो वैल्यू है वो भी अपन निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू है 2 बीटा -7, तो ये आ गई -22/4 -7, तो कितनी आ गई -50/4। अब अल्फा बीटा तुम देख लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे
तब तो अपना क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, फॉर एवरी पॉइंट अल्फा बीटा जो 7,7 ना हो ऑन लाइन दिस, तो 7,7 ना हो ऐसे पॉइंट, तो ये भी तुम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। एक ये वाला जो है, इफ अल्फा कोमा बीटा, यदि बीटा 7 ना हो देन द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया कि यदि अल्फा 7 ना हो तो बीटा भी 7 नहीं होगा, तो ये भी नॉन जीरो आ जाएगा और उसके लिए ये भी नॉन जीरो आ जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आ जाएगा, तुम चेक कर सकते हो। अल्फा बीटा जो है ये अपने आ चुके हैं, ये हमें बस इस इक्वेशन में पुट करने हैं। ठीक है, यहां से तुम वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो।